हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैसिव इनकम कितनी होनी चाहिए एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के टेस्ट के लिए। इनकम का मतलब क्या है? इज इट द इनकम विच इज एज पर द टैक्स लॉज और इज इट द इनकम विच इज एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट? इस कॉन्टेक्स्ट में जो गाइडलाइंस है उनमें क्लैरिफिकेशन है कि व्हेन वी से पैसिव इनकम, द वर्ड इनकम विच इज यूज्ड इन पैसिव इनकम मीन्स the income which is computed for tax purpose in accordance with the law of the country of incorporation. अगर एक इंडियन कंपनी की नीदरलैंड्स कंपनी में कोई सब्सिडियरी है, इस नीदरलैंड कंपनी में जो इनकम इसने कैलकुलेट करी होगी अपनी टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स फाइलिंग्स के लिए, वो इसको कंसिडर करी जाएगी एज पैसिव इनकम. However, income will be taken as per the books of accounts where the laws of the country of incorporation do not require separate computation for tax purposes. लेकिन अगर जिस कंट्री में ये फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वहाँ को ये कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप टैक्स के लिए अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर करें, जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसी पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है, देन वी विल टेक द इनकम एज पर दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. We are not going to see any separate calculation for tax purposes because effectively अगर आप देखें these books are the ones which are used for tax purposes as well. So in case of, for example, in case of a company incorporated in USA, passive income will be computed as taxation laws of USA. Means income calculate करने के लिए हम US के laws के हिसाब से जो tax purpose के लिए लिया होगा वही consider करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज, जब हम एसेट क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के टेस्ट के लिए, आप एसेट्स की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में हम लोग टैक्स पर्पसेस के लिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. यानी एक तरह के सारे एसेट्स एक पर्टिकुलर ब्लॉक में हम लोग ले जाते हैं और फिर इस ब्लॉक के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट प्रिस्क्राइब होता है वो हम लगा देते हैं. अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज आप यहाँ देखिए, इन केस ऑफ इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल एसेट्स, मतलब अगर जिस कंट्री में आप फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है वहाँ के टैक्स लॉज देख रहे हैं, वहाँ पे किसी एसेट पे आपको एसेट वाइज डेप्रिसिएशन मिलता है, इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल एसेट. द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर टैक्स पर्पसेस in the country of incorporation of the company at the beginning and at the end of the year will be taken. अगर मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हियर, सपोज एक बिल्डिंग थी आपके पास और जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है वहाँ क्या है कि बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा, नॉट एज अ ब्लॉक बट स्पेसिफिक बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा. देन इन दैट केस यू विल टेक द वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग इन द बिगिनिंग and at the end and compute the average of it. That is something which is going to be considered as the value of the asset. In case of pool of fixed assets being treated as a block for depreciation, ये criteria वो है जो हम इंडिया में अप्लाई करते हैं. The average of its value for tax purposes in the country of incorporation at the beginning and at the end of the year. सो आप बेसिकली उस ब्लॉक ऑफ एसेट की ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एवरेज होगा वो कंसिडर करेंगे एज द वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स. इन केस ऑफ एनी अदर एसेट, द वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टू बी टेकन. सपोज उस कंट्री में लैंड है और लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तब उसकी आप बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे. हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? अगेन, एक कंपनी में हो सकता है साल के शुरू में 10 एम्प्लॉयज थे, साल के आखिर में 20 हैं. अब ये 10 से 20 कैसे हुए? 15 ने ज्वाइन किया और 5 छोड़कर चले गए. टोटल एंड ऑफ द ईयर में 20 है. आप क्या लेंगे? शुड यू टेक द पीक 10 + 15? शुड यू टेक द क्लोजिंग और शुड यू टेक द एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग? द आंसर टू दिस इज हियर. The average of the number of employees as at the beginning and at the end of the year is to be considered. So अगर आपके beginning में 10 थे
एंड में 20 थे तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 और 15 विच इज द एवरेज ऑफ 10 एंड 20. Employee shall also include persons who are not directly employed by the company but perform tasks similar to those performed by the employees. कभी कभी इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कंपनीज क्या करती है कि वो एम्प्लॉयज़ बढ़ाने के बजाय एम्प्लॉयज़ कम कर लेते हैं. मान लीजिए आपको 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, 5 पेरोल पे है, 5 किसी और ने सेकंड किए हुए, लेकिन ये काम सारा वही करते हैं जो ये एम्प्लॉयज़ करते हैं. उस केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट विल बी टेकन विल बी 5 + 5 = 10. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरोल? हमने कहा कि पेरोल एक्सपेंडिचर जो है वो इतना होना चाहिए इंडिया में और इतना इंडिया के बाहर, अगर आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट मीट करना है. तो पेरोल के लिए आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? यू विल इंक्लूड सैलरीज, वेजेस, बोनस, ऑल अदर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, और कोई भी चीज़ ऐसी जो आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं एज कॉम्पनसेशन, इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन एंड सोशल कॉस्ट borne by the employer. When I say social here, it's the social security cost. जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो आपकी पेमेंट जाती है, दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी. Let us look at an example here. Company A is a sourcing entity for an Indian multinational group incorporated in country X and is a 100% subsidiary of the Indian company. एक इंडियन कंपनी है B, इसकी 100% सब्सिडरी A है. ये सिर्फ सोर्सिंग का काम करती है. The warehouse and the stock therein are the only assets of company A in country X. A के पास केवल 2 ही एसेट्स हैं, वेयरहाउस और स्टॉक. All the employees of the company are also in country X. A के सारे एम्प्लॉय जो हैं वो कंट्री X में हैं. अगर अब मैं इस हिसाब से देखूं तो जहां तक बात एसेट्स की है, सारे एसेट्स इंडिया के बाहर हैं तो एसेट टेस्ट मीट हो गया. एम्प्लॉयज जितने भी हैं वो सब इंडिया के बाहर हैं, ये टेस्ट भी मीट हो गया. और क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? द एवरेज इनकम वाइज ब्रेकअप ऑफ कंपनीज टोटल इनकम फॉर 3 years इज 30% ऑफ द इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर परचेजेस आर मेड फ्रॉम नॉन एईज and sold to AEs. If you remember, हमने कहा था कि पैसिव इनकम कैलकुलेट करने के लिए अगर आपकी परचेज AE से है और सेल्स भी AE को है, तब वो इनकम पैसिव इनकम में होगी. इस केस में क्या है? 30% इनकम फ्रॉम परचेजेस आर मेड फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. अगर आपने नॉन AE से परचेज किया तो ये पैसिव इनकम नहीं होगी. 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर परचेजेस and sales are made from or to associated enterprise. यानी वहां पर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो ये 30% पैसिव इनकम में चला जाएगा. 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वे परचेज आर मेड फ्रॉम AEs एंड सोल्ड टू नॉन AEs. आपने खरीदा तो AE से है लेकिन बेचा किसी नॉन AE को है, ये ऑब्वियसली एक्सक्लूड होगा. 10% ऑफ इनकम इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट. Interest is a passive income, so this is also a passive income. Total passive income कितनी हुई? 30 + 10 40%. यानी हमारा जो पैसिव इनकम का क्राइटेरिया है वो क्या है? इसकी पैसिव इनकम केवल 40% है. Analyze the active business outside India test. Now let's look at one by one. In this case, the passive income is 40% of the total income of the company. ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया. The company A satisfies the first requirement of test of active business outside India. यानी passive income test meet हो गया. Since no asset or employee of company A are in India, the other requirements are also satisfied. Therefore, company A is engaged in active business outside India. Example 2. Assuming the other facts remain the same as in previous example 1, except certain employee related variations which are as under. यानी आपकी जो पैसिव इनकम टेस्ट है वो मीट हो गई, एसेट टेस्ट मीट हो गया. अब खाली एम्प्लॉय रिलेटेड जो टेस्ट है उसमें कुछ वेरिएशंस हमने किए. A has a total of 50 employees
of which 47 employees managing the warehouse, storekeeping accounts are located in country X. यानी इंडिया में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिया के बाहर 47 एम्प्लॉयज़ हैं. अगर आपको ध्यान हो, एम्प्लॉय रिलेटेड क्राइटेरिया में हमने क्या कंडीशन दी थी? इंडिया में लेस देन 50% एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. इस केस में तो बहुत कम है, यानी कंडीशन 3 मीट हो गई. द मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO एंड सेल्स हेड आर रेजिडेंट इन इंडिया. बट ये जो तीनों बंदे हैं, ये कौन कौन है? ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और सेल्स हेड. द टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेंडिचर ऑन दीज 50 एम्प्लॉयज 5 करोड़. अब पेरोल का जो खर्चा है वो टोटल है 5 करोड़, of which annual payroll expenditure in respect of the MD, CEO and sales head is 3 crores. इस 5 में से इन तीनों का खर्चा है 3 करोड़ और बाकी जितने 47 हैं इनका है 2 करोड़. यानी जो इंडिया में खर्चा है वो ऑलमोस्ट 60% है टोटल पेरोल का. अगर ये 60% है तो फोर्थ क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ. और कंडीशन क्या है? चारों अगर हो तभी ये क्राइटेरिया मीट होता है. अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होता देन यू डोंट से दैट दे हैव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो सेम आपको पता चलेगा. एफको satisfies the following test of active business outside India. 40% of its total income is passive in nature. More than 50% of employees are situated outside India. All assets are situated outside India. But the payroll expenditure in respect of the MD, CEO and sales head being resident in India exceeds 50% of the total payroll expenditure. ECO will be treated as not engaged in active business outside India.